आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कैलिडोस्कोप में और पेरिस्कोप में भी करते हैं। अब पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप गड्ढा में, बंकर में आर्मी लोग यूज करता है। आर्मी लोग क्या यूज करते हैं, सैनिक लोग क्या यूज करते हैं कि ये गड्ढा बना लेते हैं युद्ध भूमि में, गड्ढा बना करके और उसमें वो छुप जाते हैं। ये गड्ढा में वो छुप जाते हैं और यहाँ पर वो अपना पेरिस्कोप लगा लेते हैं और पेरिस्कोप लगा करके सिर्फ उनका पेरिस्कोप ही दिखाई देता है भूमि पर, बाकी उनका पूरा बॉडी जमीन के अंदर रहता है। पूरा बॉडी जमीन के अंदर रहता है और यहाँ पर दो दर्पण लगा हुआ रहता है। ये दोनों दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ये भूमि पर कोई आदमी रहेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ये प्रतिबिंब अपना रिफ्लेक्ट करेगा इस पे और इस पर आएगा तो यहाँ पे वो सैनिक का आंख रहता है, वो अपना आंख से देखता है ऐसे करके। और ये पेरिस्कोप घूमने वाला होता है, वो पूरा घुमा घुमा करके देख लेता है कि मेरा ऊपर वाला भूमि पे सतह पर कोई मेरा दुश्मन है या नहीं। उसके बाद वो अपना गन से शूट करता है उसको। ठीक है, तो हम लोग जाने कि बंकर में हम लोग उपयोग करते हैं किसका? पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। उसके बाद एक हम लोग बचपन में देखते थे, खिलौना होता था बड़ा सा बक्सा टाइप के, गांव घर में आता था दिखाने वाला, उसका नाम था कैलिडोस्कोप। क्या नाम है? कैलिडोस्कोप। उसमें भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उसमें कैसे उपयोग किया जाता है? तो उसमें समतल दर्पण लगा होता है और उसको गोल गोल हम लोग घुमाते थे और आंख से ऐसे करके हम लोग देखते हैं तो देखिएगा रंग बिरंगा उसमें फोटो प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो रंग बिरंगा प्रतीत जो हमको फोटो दिखाई देता है वो कैसे, क्यों दिखाई देता है? यही दर्पण के कारण। कौन दर्पण के कारण? समतल दर्पण के कारण। किसमें? कैलिडोस्कोप में। और पेरिस्कोप में हम लोग बंकर में करते हैं या फिर समुद्र में भी उपयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? समुद्र में। समुद्र में भी आर्मी यूज करता है। मान लेते हैं कि ये समुद्र है, पानी है और यह समुद्र में सैनिक नीचे रहता है, यह पेरिस्कोप है उसका। तो समुद्र के सतह पर अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर छुपकर उसके सतह पर क्या हलचल हो रही है उसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें भी कितने दर्पण लगे होते हैं? दो दर्पण। दोनों दर्पण किसका बना होता है? समतल दर्पण होता है। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चला जी, गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण चला जी किसी कांच के खोखले गोले का काट या भाग होता है। किसी कांच के खोखले गोले का काट या भाग होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके अंदर में जो पेंट किया हुआ रहेगा तो उत्तल कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। और इसके बाहर में पेंट किया हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, देखो ये इधर उभरा हुआ है, उसको उत्तल बोलेंगे। चाहे विद्यार्थी गौर फरमाइएगा, आप गड़बड़ा जाते हैं। जिसका परावर्तक सतह मतलब टकराने वाला सतह, जिधर से हम किरण लाएंगे, जिधर से हम किरण लाते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उसका पीछे पेंट किया हुआ रहेगा, कलई किया हुआ रहता है, धंसा हुआ में कलई किया हुआ रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और जिसका उभरा हुआ भाग पर पेंट किया हुआ रहेगा और धंसा हुआ भाग परावर्तक होगा। परावर्तक मतलब अंदर से किरण लाएंगे। किधर से लाएंगे? अंदर से। उसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? यानी हम क्या जाने, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कोई डाउट नहीं। अब प्यारे विद्यार्थी, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है, न्यू विद्यार्थी आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है,
फोकस बिंदु क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, समझ में नहीं आती है और बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, टीचर पढ़ा करके निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। हम लोग गौर से समझेंगे कि क्या है, बारी बारी से ये चीजों को है आपको कि दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, उत्तल, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखिए, जिसका ऊपर में इधर रहेगा कलई किया हुआ रहेगा उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, इधर केवल उसको कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिसका इधर पेंट किया हुआ रहेगा, जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है ना, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा उसको उत्तल, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद इसके बीच से चला जो लाइन क्रॉस करती है, गुजरती है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। गौर फरमाइएगा, ये दोनों मुख्य अक्ष है। ये दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष हो गया और ये दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। कौन अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष। और चला जी, यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है प्यारे विद्यार्थी, इसको हम बोलते हैं पोल। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो जब यहाँ बिंदु बन रहा है तो यहाँ भी तो मेरा बिंदु बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, इसको बोलेंगे, इसको भी पोल बोलेंगे, इसका भी नाम ध्रुव। हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है, तो किरण आएगा, चला जी, तो टकराएगा तो यहीं पर रुकेगा नहीं, आपतित होगा तो इसका परावर्तन भी होगा, तो परावर्तन होगा तो ये आता है इस जगह पर आएगा, यहाँ पे टकराएगा। तो ये जो बिंदु बनता है इसको फोकस बिंदु बोलते हैं। कौन बिंदु बोलते हैं, फोकस बिंदु। गौर से समझिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है, आपतित होती है, तो वो टकरा करके फोकस पर जाती है। फिर प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण आ रही है तो अपने दर्पण से टकराने के बाद वो किस पर आती है, फोकस बिंदु पर आती है। कहाँ आती है, फोकस बिंदु पर आती है। कोई डाउट नहीं, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। अब चला जी, ये तो मेरा अवतल दर्पण में था फोकस बिंदु, समझे कि फोकस बिंदु क्या है। अब उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु को समझेंगे कि क्या है। इसमें भी इधर परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह है तो किरण इधर से ही आएगा, तो किरण इधर से आएगा। मान लेते ये मेरा किरण है, तो किरण दर्पण पे आपतित तो हुआ, आपतन के पश्चात इसका परावर्तन भी होगा, परावर्तन हुआ, यदि तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर फोकस बिंदु होगा। मान लेते हैं कि इधर से भी कोई हम किरण लाए, आपतित करवाएं, आपतन करवाएं, तो आपतन के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा ना, इसका परावर्तन हो जाएगा, तो इसका जो फोकस बिंदु बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। उसके बाद चला जी प्यारे विद्यार्थी, बात क्या है, ये तो बात रहा फोकस बिंदु का। उसके बाद जानेंगे कि त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, या वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। अभी हम बताएं कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक काट या भाग होता है, तो चला जिसका कहीं ना कहीं पे केंद्र होगा, सेंटर होगा। मान लेते हैं कि यदि हम ये दर्पण को और गोल करके बढ़ाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो जहाँ केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, कोई डाउट। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, ये दर्पण में भी वक्रता केंद्र होगा, इसको भी बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे है वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी, ये तो हो गया आपका फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। अब पूछता है, बताइए फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। तो गौर से सुनिएगा, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। कोई डाउट है, नहीं। फोकस दूरी इसमें भी तो यहाँ होगा,
ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, ये तो फोकस दूरी का बात हो गया। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या प्यारे विद्यार्थी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। कोई डाउट है? यानी आपसे कोई पूछे बताइए वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कोई डाउट है? अब प्यारे विद्यार्थी इसमें एक रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और एफ में, फोकस दूरी में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है गौर समझिएगा। देखिए F बराबर फॉर्मूला होता है R/2। F बराबर फॉर्मूला होता है R/2। यानी फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा। यानी जो ये फोकस दूरी होगा हमेशा त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। आधा नहीं है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी ये जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है ना? कितना है? आधा। ये रिलेशन है F बराबर R/2। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं? चला जी जो हम आपको बता रहे हैं वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, पोल क्या है, ये लेंस हो या दर्पण हो सब में सेम होता है। लेंस हो या दर्पण हो सेम होता है। अब नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थी बात आती है कि किसको अपसारी कहेंगे और किसको अभिसारी कहेंगे। चला जी देखो अब अपसारी अभिसारी का क्या झोल है। इस पर जो किरणें आ रही है, इस पर जो किरणें आ रही है तो आपतन के पश्चात इसका परावर्तन हो जा रहा है। आपतन के बाद क्या हो जा रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो इसको अपसारी कहेंगे। अपसारी दर्पण। कौन दर्पण? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। कोई पूछेगा आपसे बताइए अपसारी दर्पण कैसे इसको कहेंगे? तो बोलेंगे कि उत्तल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरणें विपरीत दिशा में परावर्तन हो जाती है, फोकस पर आकर के नहीं मिलती है। ठीक है, वो विपरीत दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तन हो जाती है, वो पूरा रिटर्न कर देता है उसको। कौन? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट इसमें भी वैसा ही सिस्टम है। प्रकाश की किरणें आएगा, प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगा, आपतन के बाद चला जी सब किरण को एक बिंदु पर सिकुड़ देगा। जितना भी आएगा ना उस सब को एक बिंदु पर फोकस पर ला करके सिकुड़ देगा। ठीक है, फोकस पर इकट्ठा कर देगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी। कोई डाउट नहीं? अपसारी अभिसारी में कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब कि क्या है? अभिसारी दर्पण किसको बोलेंगे? तो प्रकाश की किरणें यदि दर्पण से आकर के आपतित होती है, किसी स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आएगी तो आपतन के पश्चात उसका परावर्तन हो जाएगा। वो एक बिंदु पर सिकुड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो फैला देगा। वो क्या करेगा? फैला देगा। उसको हम बोलेंगे अपसारी दर्पण। यानी उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है? अपसारी दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। क्या होता है? अभिसारी दर्पण। क्यों होता है? क्योंकि किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे आपतन के पश्चात सभी किरणें को एक बिंदु पर क्या करती है? मिला देती है। एक बिंदु पर यानी फोकस पर क्या कर देती है? जमा कर देती है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। कोई डाउट नहीं? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी ये तो बात रहा अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। हम लोग समझे कि वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या और दूरी में क्या संबंध है। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद चला जी पूछता है कि बताइए यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चला जी टीचर आपको 7 गो फिगर बनवाएगा, 7 तरह का अलग अलग फिगर बनवाएगा। आप फिर भी शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो या नहीं हो वो भगवान जाने, लेकिन प्यारे विद्यार्थी हम आपको एक ही फिगर में 7 फिगर समझा देंगे। समझते हैं वो फिगर क्या है, कैसे बनेगा, बारी बारी से समझेंगे। तो दर्पण है मान लेते हैं, अच्छा मान के देखिए तो ये दर्पण अभी हम बनाए, ये दर्पण है और ये दर्पण है। ये आपका प्रधान अक्ष है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। बताइए टॉर्च जो होता है, टॉर्च का जो लाइट निकलेगा वो अवतल दर्पण में होगा कि उत्तल दर्पण में होगा? टॉर्च का जो लाइट होगा, एक टॉर्च हो गया, एक लालटेन हो गया। एक टॉर्च हो गया, गांव देहात में लालटेन केरोसिन तेल वाला डाल करके लोग यूज किए हैं। तो लालटेन किस में होगा, उत्तल दर्पण में होगा या अवतल दर्पण में होगा? चला जी लालटेन क्या करता है, अपने प्रकाश को फैला देता है, अपने प्रकाश को फैला देता है। जब अपने प्रकाश को फैलाएगा तो इसमें न जाएगा, इसमें उत्तल दर्पण में जाएगा। प्रकाश मान लेते हैं लालटेन रहेगा तो लालटेन का किरण इस पर आएगा तो फैला ना देता है, क्या करता है? तो आपसे कोई पूछेगा बताइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसमें लालटेन रहेगा, किसका उदाहरण है? उत्तल दर्पण। और टॉर्च किसका है? अवतल दर्पण का। कोई डाउट? हम लोग चला जी जानेंगे कि क्या है, किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ बने, बारी बारी से जानेंगे। अवतल दर्पण रहे या फिर उत्तल दर्पण रहे। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो प्यारे विद्यार्थी यही है, यही है अवतल दर्पण। इसका बाहरी में इधर पेंट क्यों रहेगा? ये कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष। कौन अक्ष है? इसका यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे? पोल। हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुव। यहाँ जो बिंदु रहेगा वो फोकस, यहाँ जो बिंदु रहेगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहाँ जो रहेगा इधर वो अनंत रहेगा। इधर हम वस्तु रखेंगे तो अनंत रहेगा। यही बात है, कोई डाउट नहीं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए यदि वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसके लिए टीचर आपको अलग अलग तरह तरह के आपको बताएगा फिगर कि इससे बनाओ इससे बनाओ, लेकिन हम एक ही आपको फिगर में समझा दे रहे। देखिए यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अनंत पर। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो एकदम याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यदि हम वस्तु को कहाँ रखे? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये फोकस है ना, फोकस पर बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसलिए जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। कोई डाउट? यदि प्रतिबिंब या यदि वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, इसको अनंत बोलते हैं। यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चला जी, यदि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यानी यहाँ बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, इससे छोटा बनेगा, इससे यहाँ छोटा बनेगा। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यदि वस्तु
वक्रता केंद्र पर रहेगा। देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा ये वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा और वही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कोई डाउट? यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रहेगा, वस्तु तो चला जी छोटा बड़ा नहीं ना होगा, वस्तु छोटा बड़ा नहीं ना होगा, वस्तु तो सब जगह सेम हम रखे हैं। मान लेते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई डाउट? बस समझिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई डाउट है? यदि वस्तु फोकस पर रहेगा, कहाँ रहेगा? फोकस पर। यदि वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझा दे। देखिए, यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका फिगर वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। चलो जी, इधर वाला का फिगर इधर बड़ा बनेगा और इधर वाला का फिगर इधर छोटा बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर रहेगा, किस पर रहेगा? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब प्यारे विद्यार्थी, झोल क्या है देखो, आपको ऐसे गबड़ा जाओगे। एक नंबर का फिगर चला जी, यहाँ देखो एक नंबर पे बनेगा, ठीक है। इसका फिगर 2 नंबर है, यहाँ वस्तु है तो इसलिए 2 नंबर यहाँ बना रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर का है फोटो तो 3 नंबर यहाँ भी यही ना बना रहा है, इसका फोटो ही ना बन रहा है। देखो अनंत वाला पे जो वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, गौर फरमाइएगा, ठीक है। इधर ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर पे ही बनेगा और बराबर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए यहाँ 4 नंबर, मान लेते हैं 4 नंबर है मेरा, तो 4 नंबर यहाँ है तो 4 नंबर के यहाँ बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। 5 नंबर का प्रतिबिंब 5 नंबर पे यहाँ बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसको समझने में कोई डाउट नहीं? अब प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए यदि वस्तु फोकस बिंदु और पोल के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो बोलेगा कि सरकार इन्हें तो जगह ही नहीं बचा, इन्हें अनंत पर तो आप वस्तुएं कर रख देते हैं, कहीं जगह है नहीं, तब कहाँ बनेगा? तो चला जी, यदि वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे, और बड़ा बनेगा। दर्पण से पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बन रहा है ना? हाँ। दर्पण से पीछे बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बोले यहाँ तक समझने में कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट? अब प्यारे विद्यार्थी देखो, ये जो दोनों मेरा दर्पण बन रहा था ना, ये दोनों दर्पण मेरा छोटा था, वस्तु से छोटा था, और ये जो दोनों दर्पण बन रहा था ना, ये वस्तु से बड़ा बन रहा था, और ये जो दर्पण था, ये जो प्रतिबिंब था, कैसा बन रहा था? बराबर। ये जो प्रतिबिंब मेरा बना वस्तु से छोटा, इसलिए ये बड़ा था, ये छोटा बनाया, और यहाँ जो था वो बराबर बनाया,
और ये दोनों जो था वो बड़ा हो गया। बात यही है। और ये जो फिगर था, ये 6 नंबर फिगर, 6 नंबर वस्तु, ये 6 नंबर पीछे नंबर आता है दर्पण से पीछे। कोई डाउट? चला जी, ये सभी आपको वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग का वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? उल्टा। पहले बताए थे चला जी कि हम लोग वास्तविकता उल्टा होता। हम लोग सोचते हैं कि काश, कल्पना यदि हम करते हैं, काल्पनिक हमेशा सीधी होती है। काश हम मोदी होते, काश हम प्रधानमंत्री होते, तो ये उल्टा है ना? अभी है नहीं ना? नहीं। ये उल्टा है। लेकिन वास्तविक हमेशा वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। और काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा। ये जो पीछे दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ना, वो काल्पनिक होगा। पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक होगा, वस्तु से बड़ा। और काल्पनिक वही चला, हम क्या बोलते हैं? आभासी। काल्पनिक में क्या बोलते हैं? आभासी। काल्पनिक होगा चला जी तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा। नहीं, कल्पना हम लोग हमेशा सीधी करते हैं। कोई कहेगा कि काश हम 10 जूता खा रहे हो? कोई नहीं ना कहेगा। कल्पना हम सीधा हमेशा करते, काश हम IAS ऑफिसर बने होते। कल्पना हमेशा कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक हमेशा उल्टा। कोई डाउट है? नहीं। विद्यार्थी, मैं आप लोग को आज इस लेक्चर में बताया गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण का फोकस कहाँ होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर इसमें मैं बताया आप लोग को कि फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु क्या है, त्रिज्या क्या है। ये सब बातें एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। हम आपको बताएं कि पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। सैनिक यूज करता है अपने दुश्मन को सतह पर पता लगाने के लिए। वो छुप करके पता लगाता है बंकर में। उसके बाद समुद्र में हम लोग पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? समुद्र के सतह पर कोई ऊपर मेरा दुश्मन है कि नहीं, छुप करके समुद्र के नीचे सब लोग पता लगाते हैं। और उसका नाम था पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, रंग बिरंगा फिगर बना करता था, उसको हम कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी कहते हैं। बहुरूपदर्शी कहते हैं। गोलीय दर्पण आपको पता है किसी कांच के खोखले गोले का काट या भाग होता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का झोल हम समझ लिए कि अवतल दर्पण क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता पोल क्या है, वक्रता केंद्र क्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, उसमें क्या क्या संबंध है। संबंध हम आपको बताएं कि F बराबर R/2 बताया थोड़ा देर पहले। F बराबर R/2। उसके बाद चले जी हम लोग जाने कि किसको अभी अपसारिक कहते हैं, किसको अभिसारिक कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि यदि अवतल दर्पण ले लेते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस जगह पर कहाँ कहाँ बनेगा। यदि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा? अनंत पर। उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु से छोटा, गौर से समझिएगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई डाउट? यदि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु से बराबर बनेगा। कोई डाउट? यदि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर नहीं बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कोई डाउट? यदि वस्तु फोकस पर रहेगा, कहाँ रहेगा? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कोई डाउट है? फिर विद्यार्थी ने एक और टॉपिक बताया कि यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। दर्पण से पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा और वो होगा काल्पनिक, सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा। और ये जो बनाएगा प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और उल्टा। फिर विद्यार्थी मैं आप लोग को
आज जो ये बातें बताएं दर्पण के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।